नमस्कार। आज हम भारत की कहानी को समझने के लिए एक बहुत ही अलग नजरिया अपनाएंगे। हम इसे देखेंगे सिविल सेवा परीक्षा के रिवीजन नोट्स के जरिए। चलिए इसी शक्तिशाली सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये वो जज्बा है, वो इरादा है जो आज की हमारी पूरी बातचीत में हमें हर जगह महसूस होगा। जैसा मैंने कहा, हमारा सोर्स आज काफी अनोखा है, एक रिवीजन गाइड। तो आइए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें देश में हो रहे बदलावों को समझने में कैसे मदद करती है। हमारा अप्रोच होगा लोकल से ग्लोबल। मतलब हम बिहार को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे, ये समझने के लिए कि कैसे एक इलाके की तरक्की असल में पूरे देश की कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाती है। तो चलिए सबसे पहले बिहार के आर्थिक और कृषि विकास से जुड़े कुछ मजबूत आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 76,490 रुपए। सोचिए जरा, ये आंकड़ा क्या बता सकता है। तो ये है बिहार का पर कैपिटा जीएसटीपी, यानी प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद। और ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बढ़ती हुई समृद्धि का एक साफ संकेत है। पिछले साल ये 66,828 रुपए था और अब इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इस आर्थिक विकास को ताकत कहाँ से मिल रही है। तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आता है कृषि क्षेत्र से। चावल उत्पादन में बिहार देश में 5वें नंबर पर है और मक्का में दूसरे। ये दिखाता है कि विकास की जड़ें कितनी मजबूत हैं। अच्छा, अब बिहार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। समझते हैं कि ये जो स्थानीय सफलताएं हैं, ये भारत की बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहलों के साथ कैसे जुड़ती हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की 16वीं जनगणना की। ये ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि ये देश की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। जैसा हम देख सकते हैं, ये 2 फेज में होगी। 2026 में मकानों की लिस्टिंग और फिर 2027 में असल जनसंख्या की गिनती। अब राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत जलवायु परिवर्तन पर भी एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पेरिस समझौते के तहत भारत ने बड़े लक्ष्य रखे हैं, जैसे 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी और 2070 तक नेट जीरो एमिशन। और ये स्लाइड तो बहुत ही शानदार है। ये दिखाती है कि भारत इनोवेशन कैसे कर रहा है। खेती के कचरे से बायोबिट्यूमेन बनाना, ये न सिर्फ सस्टेनेबल है, बल्कि ये कृषि को सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से भी जोड़ता है। कूटनीति के मैदान में भी भारत अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। चाहे वो 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता हो या फिर बांग्लादेश के साथ गंगा जल बंटवारे जैसी जरूरी संधि पर बातचीत, भारत एक बहुत अहम रोल निभा रहा है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से में आ गए हैं, जहां हम इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी स्थानीय कहानियों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। हम वापस बिहार चलते हैं, लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग, एक इकोलॉजिकल कहानी के साथ। राजगीर, जो हमेशा से अपने इतिहास के लिए जाना जाता था, अब प्रवासी पक्षियों के लिए एक ग्लोबल हब बन गया है। यहां यूरोप और सेंट्रल एशिया तक से पक्षी आते हैं। और इसी सर्वे में एक बहुत खास खोज हुई। एक ऐसी प्रजाति दिखी जो बिहार में इससे पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई थी। कोई अंदाजा है कि वो कौन सी प्रजाति हो सकती है? वो पक्षी था यूरेशियन स्पैरोहॉक। अब ये सिर्फ एक पक्षी का दिखना नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि राजगीर अब इंटरनेशनल कंजर्वेशन के नक्शे पर आ चुका है, जो महाद्वीपों को जोड़ने वाले एक बहुत जरूरी रास्ते का हिस्सा है। चलिए अब जरा टॉपिक बदलते हैं और एक मजेदार वैज्ञानिक फैक्ट देखते हैं जो हमें इन्हीं रिवीजन नोट से मिला है। ये सवाल शायद थोड़ा हैरान कर दे, और जवाब है गर्म पानी। इसे कहते हैं मंपेबा इफेक्ट। है ना कमाल की बात। ये छोटा सा फैक्ट हमें याद दिलाता है कि दुनिया में कितनी हैरान करने वाली चीजें हैं और ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, परीक्षा की तैयारी के नोट से भी। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना की जा सकती है। एक तरफ प्रकृति का बहाव है, जैसे पक्षियों का आना जाना जिसकी कोई सरहद नहीं होती, और दूसरी तरफ है राजनीति का बहाव, जैसे गंगा जल संधि, जहां देशों को मिलके एक साझा संसाधन को मैनेज करना होता है। देखा जाए तो दोनों ही मैनेजमेंट के बारे में है। तो हमने देखा कि कैसे बिहार की तरक्की, भारत के बड़े लक्ष्य और दुनिया के ट्रेंड्स, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगली बड़ी कहानी किस कोने से निकल कर आएगी। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।